वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। आज एक थोड़ा हटके टॉपिक लेके आए हैं कि अगर कोई कमेटी मेंबर रिज़ाइन करता है या आइदर इलेक्शन की वजह से अगर कमेटी चेंज होती है और अगर आपको बैंक में नेम चेंजिंग की प्रोसेस करनी है तो उसकी एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होती है। कई बार क्या है कि ये प्रोसेस मालूम ना होने की वजह से बैंक के कई सारे चक्कर काटने पड़ते हैं और फिर वो फॉर्मेट्स फिर आपको लेके आने पड़ते हैं, फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करो तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसके पीछे पर्पज़ यही है कि इन केस अगर आपको ऐसी कोई प्रोसेस करवानी है तो एटलीस्ट एक बेसिक प्रोसेस आपको पता चल जाए कि बैंक को क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है और फिर आप आसानी से नेम चेंजिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आगे जाने के पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नए जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उस सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बैंक, जैसे मैंने कहा कि बैंक नेम चेंजिंग प्रोसेस कई बार इरिटेटिंग हो जाती है बिकॉज कई बार वो बुलाते हैं ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस पे साइन चाहिए, इस पे स्टैम्प नहीं मारा, ऐसी बहुत सारी प्रोसीजर वो शुरू कर देते। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एक ही बार जब भी कस्टमर उनके पास आता है तो एक ही बार नहीं बताते हैं कि एग्जैक्टली उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या आपको कंप्लीट करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल केवाईसी करके देना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल कुछ अगर रिजोल्यूशंस है वो देने पड़ेंगे, कुछ बैंक के फॉर्मेट्स है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे, एक बार नहीं बताएंगे। एवरी टाइम जब भी आप जाओगे तो वो नई 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 चीज़ें ऐड करते जाएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है कि आपको एक तो बैंक से फॉर्म लाना है और फैन को फिलअप करना है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको कलेक्ट कर लेना है। अभी इसमें क्या क्या लगता है, यूजुअली बैंक केवाईसी तो अपडेट करते ही है जब भी अगर आप ऑफिस बेरर के नाम चेंज करने के लिए जाओगे तो केवाईसी के लिए आपको आधार और पैन लगेगा। आधार और पैन सोसाइटी का भी लगेगा। इवन जितने भी ऑफिस बेरर से मतलब चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर है, इन तीनों का लगेगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड करवाना चाहिए, मतलब आपको साइन लेके उसको रखना पड़ेगा। इवन 2 फोटोज उनके आपको लेके रखने हैं। इसके अलावा जितने भी ओल्ड ऑफिस बेरर्स थे अगर उन्होंने रिज़ाइन किया है तो उनका रेजिग्नेशन भी होना चाहिए और उसको आपको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके लेना पड़ेगा और इसकी कॉपी भी वो आपको मांग सकते हैं कि क्यों आप नेम चेंजिंग करवाने जा रहे हैं। और ये रिजोल्यूशन जो आप मैनेजिंग कमेटी में पास करेंगे और जो भी नया अपॉइंटमेंट होगा ऑफिस बेरर का उसका भी रिजोल्यूशन उसमें होना चाहिए जिसका आपको सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट बैंक में देना पड़ता है। अभी उसमें कैसा है कि अगर मैनेजिंग कमेटी चेंज हुई है इलेक्शन की वजह से तो आपको इलेक्शन की कॉपीज़ भी देनी पड़ेगी, मतलब इलेक्शन का जो प्रोग्राम था इलेक्शन ऑफिसर जो देते हैं वो, इवन नवीन नो मैनेजिंग कमेटी कौन सी है वो भी देना पड़ेगा और उसमें कौन से नए ऑफिस बेरर सिलेक्ट हुए हैं, कौन नया चेयरमैन है, कौन नया सेक्रेटरी है, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ऐसी कॉपीज़ आपको वो तैयार करके रखनी पड़ेगी मिनट्स ऑफ मीटिंग की और उसका सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट, और वो आपको देना पड़ेगा। कई बार वो क्या करते हैं कि आपको पूरा मिनट्स ऑफ मीटिंग भी मांग लेते हैं कई कई बैंक, तो आपको वो भी एक जेरोक्स उसकी आपके साथ रखनी पड़ेगी। अभी ये मिनट्स का जो होगा तो उसके साथ रिजोल्यूशन और उसके साथ ये भी दिखाना पड़ेगा आपको कि नए कौन से ऑफिस बेरर्स है और नीचे जो ओल्ड ऑफिस बेरर्स है उनके भी नाम डाल दीजिए। बिकॉज कई बार क्या होता है कि एग्जैक्टली कौन चेंज हुआ है वो पूछेंगे आपको। कई बार कभी कभी सेक्रेटरी चेयरमैन सेम ही रहते हैं, सिर्फ उनका डेजिग्नेशन चेंज हो जाता है लेकिन ट्रेजरर बदलता है। तो उस केस में आपको दिखाना पड़ेगा कि कौन अभी नया ऑफिस बेरर ऐड हुआ है और किसका क्या डेजिग्नेशन चेंज हुआ है, वो सब आपको रिजोल्यूशन में प्रॉपरली डालना चाहिए। ये सब कंप्लीट करवाना ज़रूरी है बिकॉज इसी में ही ज़्यादा टाइम लगता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर एक बैंक अपना एक रिजोल्यूशन का फॉर्मेट देती है जिस फॉर्मेट में वो आपको कहती है कि हमें इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो कई बार सोसाइटी के लेटर हेड पे मांगती है। तो ये आपको सामने से पूछ लेना है कि भाई कोई ऐसा स्पेसिफिक रिजोल्यूशन आपको देना पड़ता है क्या। अगर देना पड़ता है तो प्लीज़ हमें उसका फॉर्मेट अभी दे दीजिए। अगर सॉफ्ट में मिलेगा आपको ईमेल के थ्रू तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आपको वापस टाइप करना पड़ता है। इवन उसमें वो लोग ये भी मेंशन करने के लिए बताते हैं कि मोड ऑफ ऑपरेशन क्या रहेगा। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब जैसा भी तीनों लोगों को साइन करना है तो इनकेस एनी टू रहेगा तो भी आप मोड ऑफ ऑपरेशन करना चाहते हो क्या। कई बार सोसाइटी क्या रखती है कि सेक्रेटरी को कंपलसरी रखती है और चेयरमैन और ट्रेजरर ऑप्शनल रहता है।
तो ये सारा जो है वो आपको रिजोल्यूशन में ही डालना चाहिए और इसको कंप्लीट करवाना चाहिए। अगर आपने नहीं किया होगा तो ये कंप्लीट करवा के ही जाइएगा, बिकॉज बैंक इसके बारे में बाद में पूछती है। हो सकता है कि पहली बार नहीं बताएगी, इसीलिए तो हमने वीडियो भी बनाया है। तो इसको ध्यान में रख के ही आप रिजोल्यूशन बनाएगा। और जो भी स्टैम्प्स है उसको अप्रोप्रिएट यूज़ कीजिएगा, बिकॉज कई बार पुरानी कमेटी का भी सिग्नेचर लेते हैं, नई कमेटी का भी सिग्नेचर लेते हैं, तो ऑफिस बेरर के सिग्नेचर लगेंगे। कई जगहों पर आपको राउंड सील भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो हो सकता है अगर आपको वहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो जब ये बैंक में जाइएगा तो ये दोनों सील आपके साथ में ही लेके जाइएगा, ताकि जहाँ पर भी वो आपको कहे तो आप इजीली उस स्टैम्प मार सकते हो। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, मतलब फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया, आपके साइंस कंप्लीट हो गए, फिर आपको क्या करना है, ऑफिस बेरर के साइन लेने हैं और एक बार क्रॉस चेक करो कि कहाँ कहाँ पे साइन हो गए हैं, कहीं बाकी तो नहीं रहेगा एक आध, क्योंकि मिस होने के चांसेस होते हैं। बहुत बार ये लोग बहुत जगह पे साइन लेते हैं। और आपको ये भी चेक करना है कि कई जगह पे वो ओल्ड ऑफिस बेरर के तो नहीं मांग रहे, कहीं जगह पे वो न्यू ऑफिस बेरर के तो नहीं मांग रहे। वो आपको थोड़ा सा चेक करके ही आपको साइनिंग करवा के कंप्लीट करवाना है। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाते हैं आफ्टर साइनिंग, आफ्टर स्टैंपिंग, तो एक एक जेरोक्स कॉपी आपके पास रखिएगा, क्योंकि बैंक ले लेता है। और कई बार केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स में ये ज़्यादातर हमने देखा है कि केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स देने के बाद जब भी आप बेनिफिशियरी का वो फॉर्म भी आप उनको फिलअप करके देते हो, नो योर कस्टमर का, तो उसके बाद भी कई बार बैंक कहते हैं कि हमें वो फॉर्मेट्स मिले ही नहीं है। तो बेटर है कि आप एक जेरोक्स भी उसका करके रखें, और बैंक को जब भी आप सबमिट करेंगे तो उनका एक एक्नोलॉजमेंट कॉपी भी ले लें, ताकि आप उनको जाके पूछ सकते हैं। इनकेस कुछ अगर वो कहते कि आपने ये नहीं दिया था, आपने वो नहीं दिया था, तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो एक कवरिंग भी बना सकते हैं। कवरिंग की एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट आपके लिए वो ज़रूरी अगर लगता है कि बैंक थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लम करे, तो आप उसको कवरिंग बना के, कवरिंग में मतलब आपको क्या क्या आपने उनको हैंड ओवर किया है वो आप ये कर लें, या फिर आप जेरोक्स करके रख सकते हैं। उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली आपने बैंक में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दिए। तो मोस्टली इस सब प्रोसेस कंप्लीट होने में अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसमें 1 वीक लगता है। तो 1 वीक के बाद आपको जाके कंफर्म करना है कि ये बैंक की कंप्लीट हुए है कि नहीं प्रोसेस, और अगर कुछ पेंडिंग है तो तभी आप सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर ये वीडियो हमारा रिलीज करने के पीछे पर्पज़ यही था कि ये सारा जो है वो आपका झंझट खत्म हो जाए, आपको पहले ही पता रहे कि बैंक ऐसे ऐसे फॉर्मेट्स मांगती है, तो आप प्रिपेयर रहे। प्रिपेयर करके जाएंगे तो आपको इतने सारे विजिट्स नहीं करने पड़ेंगे बैंक में, और आपका प्रोसेस इजीली कंप्लीट हो जाएगा, वो आपके लिए इरिटेटिंग नहीं होगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जैसे मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको लाइक करना ना भूलें, और आपके दोस्तों को भी साथ शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।